Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani, your Google Sir for ICSE. हाँ, आपने ये मुझे नाम दिया है and really thank you for all this. और आप हैं मेरे राइजिंग स्टार जी, राइजिंग स्टार मतलब उगता हुआ तारा जी। आप हैं क्लास 9th ICSE स्टूडेंट्स जिनके लिए ये लेटेस्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। और आपने रिक्वेस्ट किया सर सिविक्स में सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके देश में कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, किस तरीके से पार्लियामेंट फॉर्म हो रही है, कैसे हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर्म हो रही है, कैसे ये पूरे देश का सिस्टम गवर्न हो रहा है? कभी सोचा है क्या? हाँ, इसी से हो रहा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश का गवर्निंग करने का रूल लिखा हुआ है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन एज वेल एज द मोस्ट लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड माना गया है। तो चलिए आइए जानें क्या क्या इसके मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल सिटीजनशिप। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कि देश में एक तरह का ही सिटीजन होगा। अगर आप यूपी में रहते हैं तो भी आप इंडियन सिटीजन हैं, केरला में रहते हैं, हाँ मेरे केरला वाले राइजिंग स्टार्स हैं आप, तो भी आप इंडिया के सिटीजन हैं। हाँ, इसी तरह से मैं किसी भी स्टेट का कह रहा हूं। पर क्या अमेरिका में ऐसा है क्या? जवाब है नहीं। अमेरिका में आपको 2 बार सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। याद रखिएगा, हमसे अलग सिस्टम है यूएसए में। वहां पर आपको सिटीजनशिप पहले लेनी पड़ेगी जिस स्टेट में रह रहे हैं। अगर आप न्यूयॉर्क में रह रहे हैं तो आपको न्यूयॉर्क की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और आपको अमेरिका की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। बट मैंने इंडिया का केस बताया, हमारा केस बताया। हमारे देश में ऐसा कोई झमेला नहीं है। आप एक बार किसी भी स्टेट में जहां बॉर्न हुए हो तो आप उस पूरे कंट्री के मतलब इंडिया के सिटीजन हो। याद रखिएगा, हमारे सिटीजनशिप एक्ट को थोड़ा सा चेंज किया गया है, अमेंड किया गया है 2003 में। और इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, ड्यूअल सिटीजनशिप की सिस्टम शुरू की है। बट ये हमारे और आपके लिए नहीं है। तुम्हें और मुझे इसका फायदा नहीं मिलेगा। किनको मिलेगा? वो लोग जो भारतीय हैं, अर्थात जिनका फैमिली, जिनके रूट्स इंडिया में हैं और मतलब भारत के ओरिजिन के हैं और ये भारत में आ गए थे 1950 के बाद। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे आपको पता होगा हिंदू फैमिलीज थी जो पाकिस्तान रह रही थी, इवन बांग्लादेश रह रही थी। वो 1950s के बाद इंडिया में वापस आ गई। वहां पे उनके लिए माहौल कॉन्ड्यूसिव नहीं था, तो उनके जो पूर्वज थे वो भारत में थे, उनको भारत का नागरिक दे दिया गया। इसका मतलब उनको ड्यूअल सिटीजनशिप मिल गई। समझ गए? तो ऐसा भी हमारे देश में प्रावधान है। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का रिजिड नहीं है एकदम कि इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पर इसके लिए पार्लियामेंट की अनुमति, परमिशन चाहिए होती है। और क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखो, ये तो बहुत आसान बात है। हाँ, ये फीचर बहुत आसान है। अर्थात हमारे देश में हर वो व्यक्ति जो 18 साल या उससे अधिक का है उसे राइट टू वोट है। हाँ, तुम लोग को नहीं है ना? मेरे राइजिंग स्टार्स, आप लोग अभी 18 के नहीं हुए हैं तो अभी नहीं है। पर आपके मदर फादर को उनका वोटर कार्ड बना हुआ है, चेक करना, उनका इलेक्शन कार्ड बना हुआ है, उनका नाम है वोटर लिस्ट में, तो वो वोट दे सकते हैं और इवन स्वयं भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देश में और सबको राइट है। हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है उसको एक वोट करने का अधिकार है, वह किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, रिलीजन का हो, सबको। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, और ये फीचर है फंडामेंटल राइट। अगर आप सोचिए, आपको परमिशन न मिले क्या करने की? आजादी से कहीं आने जाने की, आजादी से बोलने की, अपनी कहीं बात रखने की, कहीं पेपर्स में लिखने की, तो सोचिए क्या आपकी लाइफ ग्रो कर पाएगी? आप कहेंगे सर इम्पॉसिबल है। हाँ, मैं भी कह रहा हूं। तो इसीलिए इसको कहा गया है फंडामेंटल, मतलब ऐसे राइट विच आर बेसिक्स फॉर द लिविंग।
आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट इसके बिना नहीं हो सकते। हाँ सच में, तो हमारा देश तो इतना लकी है कि हमारे यहाँ हर वो नागरिक जो भारत में रहता है उसे फंडामेंटल राइट्स दिए गए। हालांकि 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, 7वां और ऐड कर दिया गया है अमेंडमेंट के द्वारा, पर 6 क्या है हमारे देश में, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। आइए थोड़ा जाने इनके बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स वो कंडीशंस हैं, यस, वो कंडीशन देता है जो हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। यह बचाता है लोगों को किसी भी तरीके से भेदभाव से। कोई आपसे भेदभाव, आप पर अत्याचार नहीं कर सकता। हाँ, कोई का मतलब गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, पुलिस भी नहीं कर सकती है, इवन जज भी नहीं कर सकता है आपके खिलाफ भेदभाव। हाँ, तो ये राइट उनको रोकता है। क्या है, तो थोड़ा सा पहले जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3, नंबर याद कर लीजिए, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। और इसमें 6 मैंने बताया, 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। मैं एक एक करके स्ट्रू करूंगा। सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। देखिए, हर राइट के साथ आर्टिकल नंबर मिलेगा, तो आर्टिकल का मेन हेडिंग याद करना आपको है, क्योंकि आर्टिकल के नाम से क्वेश्चन बनता है। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे राइजिंग स्टार्स के साथ, हाँ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ इस चैप्टर के लिए नोट भी बना लो। हाँ, मैं नोट दे दूंगा, हाँ मैं नोट दूंगा। ये पूरा जो मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाया हूं आपके लिए इस पूरे लेसन का, मैं इसको नोट दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइजिंग स्टार के नाम से ही है। और टेलीग्राम चैनल भी मेरा बना हुआ है राइजिंग स्टार के। वैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पुराने नोट्स भी मिल जाएंगे। हाँ, लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जाएं और जरूर चेक करें, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी मतलब सब बराबर हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा, अर्थात कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कानून की नजरों में सब इक्वल है। इसी का नाम रखा गया है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल्स मैंने कहा आपको याद करने पड़ेंगे, मैं मेन आर्टिकल्स को आपको बताता जाऊंगा और ये आर्टिकल भी आपको आने चाहिए। तो कहा गया है कि अगर किसी देश में इक्वालिटी ना हो, सोचिए, इमेजिन करिए कि बराबरी ना हो, तो वहां इलेक्शन का कोई फायदा है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी हमारे देश में जो इलेक्शन हो रहा है इसीलिए सक्सेसफुल है। देखते हैं कभी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अब बीजेपी गवर्नमेंट है। तो क्योंकि लोगों को डर नहीं है, सब इक्वल हैं, वो जिसको चाहे अपनी सरकार चुन सकते हैं। तो आइए इनके अंदर क्या है, तो पहला आएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसको कहते हैं आर्टिकल नंबर 14। याद रखिएगा, 14 से लेके 18 5 आर्टिकल हैं इसके अंदर। हाँ, 4 नहीं है, वो 5 है, ठीक है, 14 को भी काउंट करिए। तो आर्टिकल 14 में गारंटी दिया गया है कि कानून के नजरों में सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं, कानून सबकी रक्षा करेगा। आपके स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अमीर हैं गरीब हैं, आप किस कास्ट के हैं, किस रंग के हैं, किस क्रीड या रिलीजन या मेल या फीमेल हैं, सबके लिए कानून बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल नंबर 16। इसमें कहा गया है कि सबको बराबर मौका मिलेगा। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मौका। किस चीज में मौका मिलेगा? नौकरियों में मौका मिलना चाहिए, हाँ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सबको इक्वालिटी देती है। पर आप कहेंगे सर सरकार ऐसा तो नहीं करती है, कुछ लोगों को रिजर्वेशन देती है। तो ये राइट इसी के अंदर ही लिखा है, ये राइट इसके अंदर दिया गया है। क्या दिया गया है? इट अलाउज मेकिंग ऑफ रिजर्वेशन। सरकार कुछ रिजर्वेशन कर सकती है, 100% नहीं कर सकती रिजर्वेशन। कुछ सीट्स सरकार रिजर्व कर सकती है, कुछ जॉब रिजर्व कर सकती है, कुछ नौकरियां रिजर्व कर सकती है। किनको कर दी है आपको पता ही है। एससी को किया है, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी को किया है, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब, और इवन ओबीसी को, नाम सुना है, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज। इसके लिए सरकार ने एक लॉ बना दिया है। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा थोड़ा चेंज किया जा सकता है, पूरा नहीं, याद रखिएगा, ओनली सम पार्ट कैन बी अमेंडेड, याद रखिए। नेक्स्ट, तीसरा राइट है राइट इक्वालिटी के अंदर, हाँ राइट टू इक्वालिटी चल रहा है, याद रखिएगा, और है राइट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 में कहा गया है कि कोई भी अनटचेबिलिटी किसी भी रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अनटचेबिलिटी, अछूत प्रथा। हाँ, पहले होता था ना कि कुछ
पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को दलित कहा जाता था, हाँ, उनको अपमानित किया जाता था, उनको गांव के कुएं में पानी नहीं भरने दिया जाता था। शायद आपको ध्यान हो, पहले ऐसा बहुत होता था, अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब सब बराबर हैं, हर जगह उनको इक्वालिटी है, ठीक है। पब्लिक प्लेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक वेल में उनको कोई भी, यस, आप में से कोई भी उसको रोक नहीं सकता, ठीक है। और क्या हुआ आर्टिकल 18 में? क्या हुआ आर्टिकल 18 है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। अंग्रेजों ने हमें बहुत सारी टाइटल्स दिए थे, राय बहादुर, पता नहीं आपको शायद ये ध्यान हो कि ना हो, अंग्रेज कुछ इंडियंस को टाइटल दे करके उनको अपने पक्ष में कर लेते थे। हाँ हाँ, राय बहादुर, शेर बहादुर, समझ गए ना। तो वो टाइटल दे के क्या करते थे, इंडियंस को अपने पक्ष में मिला लेते थे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि किसी को पास कोई टाइटल नहीं है। तो आप पूछेंगे सर वो जो भारत रत्न मिलता है क्या वो टाइटल है क्या? जी नहीं, भारत रत्न तो एक देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। और जो मिलिट्री में मिलता है टाइटल, अरे भाई वो तो उनकी रैंक है, समझ गया ना। टाइटल तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने किसी भी तरह की टाइटल देना मना कर दिया है। राय साहब, खान बहादुर, खत्म खत्म, महाराजा, कोई नहीं, कोई नहीं। हमारे देश में अब कोई राइट नहीं है, क्योंकि राइट से इक्वलिटी हटती थी, है ना, अर्थात राइट्स मिलने से किसी को पावर ज्यादा मिल जाते थे, तो टाइटल ही हटा दिया, आप सब बराबर। तो पहला हेडिंग किया राइट टू इक्वालिटी। अगली हेडिंग करने जा रहे हैं, याद रखिएगा 6 फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करना है। तो अगली हेडिंग है राइट टू फ्रीडम। अब ये एक बहुत बड़ा राइट है, इसके अंदर राइट टू फ्रीडम के अंदर भी, राइट के फ्रीडम के अंदर भी 6 राइट्स हैं, इसके अंदर भी 6 राइट्स हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर देख लीजिए, आर्टिकल नंबर है 19 to 22। सुनने में तो आ रहा है सिर्फ 3 आर्टिकल हैं, 19, 20, 21, 22। देखा, यही मिस्टेक होती है, बच्चे इसको माइनस करके कहते हैं सर 3 ही तो है। अरे भाई 19 को भी तो गिनोगे और 22 को भी गिनना है, तो 19, 20, 21, 22 कितने आर्टिकल हो गए? 4। तो इसके अंदर 6 एसेंशियल राइट्स हैं। पहला राइट आएगा इस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 19। मैं हाईलाइट करता हूं, हर आर्टिकल को देखेंगे आप, मैं उसको हाईलाइट या अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आर्टिकल के नंबर से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द राइट्स दैट आर गारंटीड अंडर द आर्टिकल 19, प्लीज बी अवेयर, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, क्योंकि नाम क्या है, आजादी, फ्रीडम, ठीक है, 15 अगस्त। तो इसमें क्या बोला गया, इस आजादी में आपको बोलने की आजादी है, अपनी बात रखने की आजादी है, कहीं इकट्ठा होने की आजादी है, बिना आर्म्स के इकट्ठा होइएगा, याद रखिएगा, हथियार लेके इकट्ठा नहीं होना, याद रखना, लाठी डंडा चाकू गोदा, ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते। कहीं भी एसोसिएशंस बना सकते हैं, अपनी यूनियन बना सकते हैं, हाँ, अपना संगठन बना सकते हैं, कहीं देश में आ जा सकते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, घर बना सकते हैं, और कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। ये राइट है आर्टिकल 19, ठीक है। इस राइट के अंदर 6 राइट्स थे ये। अब कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसके अंदर रोक है, मतलब आप ये सब काम तो कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, बताया, बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, पर मैं बोलने में क्या करूं, किसी का अपमान करते रहूं, ये राइट टू फ्रीडम है ना, इसमें है तो फ्रीडम, राइट टू स्पीच है, मैं तुमको बोलने ही ना दूं, हाँ, किसी को मैं जाके परेशान करता रहूं, उसको चिल्लाता रहूं, उसको गालियां देता रहूं, नहीं। देखा, हर राइट के पीछे क्या है, लिमिटेशंस हैं। हो सकता है आपको राइट दिए गए हैं, पर इस राइट को रोका जा सकता है कुछ हद तक, ठीक है। क्या है इसमें लिमिटेशंस? तो लिमिटेशंस है, जब देश में इमरजेंसी लग जाएगी तो ये राइट सस्पेंड हो जाएगा, और ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब आप इस राइट का एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं ले सकते हो। राइट टू फ्रीडम है, ऑफ मूवमेंट है, तो तुम किसी घर में घुस गए, कहे सर राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मैं तो किस घर में रुकूंगा, किसी भी किसके घर में घुस गए, कहे अरे राइट टू फ्रीडम ऑफ टू रिसाइड है, तो मैं यही रहूंगा आपसे, अब ये मेरा घर हो गया। नहीं नहीं, ये आपको राइट नहीं दिया गया है। देखा क्या कहना चाहते हैं? तो राइट्स हैं, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और लॉज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इन राइट्स को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, इवन चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एक कानून बनाया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, तो पार्लियामेंट ने एक्ट बना करके लोगों के राइट्स को कर्टेल कर दिया, रोक कर दिया, है, पावर है, पावर है। चलो अगला याद रखिएगा, हेडिंग चल रही है राइट टू फ्रीडम, इसका हेडिंग नंबर 2। बी हेडिंग में क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब किसी ने अपराध किया,
किसी ने कोई सजा वाला ऐसा काम किया जो गलत था, तो क्या क्या उसके पास राइट्स अवेलेबल है। पहला राइट तो ये है इसके अंदर कि आप अपराध करने वाले व्यक्ति को, यस, आर्टिकल नंबर देखिए कितना है, 20 है, अपराध जो 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 अपराधी है मतलब एक तरह से, उसको आप पेनल्टी उतनी नहीं दे सकते जो कानून में नहीं लिखी है, उसके बियॉन्ड नहीं दे सकते। एक एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूं, अगर चोरी करने पर हमारे देश में कानून है कि चोरी करने वाले को, एग्जांपल है मेरा, ठीक, 6 महीने की सजा दे सकते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ऐसा इंडियन पेनल कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। पर कोई जज जबरदस्ती क्या कर सकता है, उसको 2 साल की सजा दे सकता है क्या? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रिस्क्राइब्ड है हमारे कानून में उतना ही दे सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं दे सकते। कम हो सकता है, बराबर हो सकता है सजा, उससे ज्यादा सजा नहीं दे सकते। और किसी को एक ही चीज की 2 बार सजा दे सकते हैं? जवाब है नहीं। अरे भाई हाँ, एक ही गलती के 2 सजा कैसे दे सकते? एक ही सजा दोगे ना। और लास्ट में किसी को कंपेल या मजबूर नहीं कर सकते हो कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। तुम अपने बारे में खुद गुनाह लिख के दो, वरना तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे। अरे नहीं भाई, ऐसा कोई पुलिस वाला या ऐसा कोई जबरदस्ती आपसे नहीं कर सकता। समझ गए क्या राइट है? आपको कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप अपने ही विटनेस बन जाइए, ठीक है। ये हो गया अगेन प्रोटेक्शन, ठीक है। अब है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसमें रखा गया है कि आपके जीवन, आर्टिकल 21 है, आपके जीवन को, आपके लिबर्टी को, आजादी को कोई रोकेगा नहीं। आपको जीवन जीने से, आजाद और मुक्त रहने से कोई डिप्राइव नहीं कर सकता, कैद नहीं कर सकता आपको, ठीक है। कोई भी कानून भी आपको कैद नहीं कर सकता, ठीक है। अब आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है, थोड़ा सा इस पे ध्यान से देखेंगे जो अब मैं बताने जा रहा हूं। ये है राइट अगेंस्ट अरेस्ट। आर्टिकल नंबर ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 22 याद रखोगे, 22, ठीक है। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? पहला है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है और ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में, जैसे मान लेते हैं कोई आदमी चोरी करते हुए पकड़ा गया, ठीक, ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है। ऑर्डिनरी ये है कि कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, चोरी किया था तो अपराध है तो पकड़ा गया, ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में पकड़ा गया है, ठीक है। तो अगर किसी को आम सिचुएशन में गलत किसी काम करते हुए पकड़ा गया है तो क्या क्या उसके पास राइट्स हैं? उस अपराधी के पास भी राइट्स हैं। हाँ, देखो कितना अच्छा कानून है हमारे देश में। राइट है कि उसे इन्फॉर्म किया जाए कि तुम्हें क्यों पकड़ा गया है, तुम्हें क्यों जेल ले जा रहे हैं। उसे राइट है कि वो मैजिस्ट्रेट के अंदर के पास जाए 24 घंटे के अंदर। इसका मतलब पुलिस उसको अरेस्ट करके, ठोक पीट करके, यस, कई महीनों तक मार मूर करके अपराध कबूल नहीं करा सकती है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर उसको, पुलिस वालों को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा, जज के पास ले जाना पड़ेगा। समझ गए? जज तुरंत क्या करेगा? उसका बयान रिकॉर्ड कर लेगा और उसे अधिकार है कि वो अपना लॉयर रख सकता है। वो अपने लॉयर को, अपने वकील को बुला सकता है जेल में, मेरे वकील को बुलाया जाए। हाँ, उस अपराधी को पूरा अधिकार है। तो राइट्स हैं, बट ये राइट्स थोड़े छीन लिए जाएंगे अगर उनको पकड़ा जाएगा ऑर्डिनरी सिचुएशन में नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन में। हाँ, देश में हमला हुआ, जानते हैं, आतंकवादियों ने देश में हमला कर दिया, बॉम्बे पे हमला कर दिया और बहुत 6 के करीब आतंकवादी आए। ये ह्यूमन बॉम्ब्स थे, ये बमों, इन्होंने बहुत देश में मारकाट मचाई, बॉम्बे में मारकाट मचाई। और हाँ, मुझे याद है सितंबर का महीना था शायद ये, है ना, और बहुत सारे लोग मर गए थे। क्या आपको ध्यान है इंसिडेंट वाला? हाँ, बॉम्बे में हुआ था, बहुत तबाही मचाई थी। तो उसमें से एक आतंकवादी पकड़ लिया गया था, जानते हैं उसका नाम? कसाब। तो अब क्योंकि ये एक बहुत ही डेंजरस अपराधी था, जिंदा पकड़ा गया था, मालूम है कि नहीं है आतंकवादी। इसके बाकी साथी मारे गए थे या उन्होंने अपने आप को बम से उड़ा लिया था, पर एक पकड़ा गया था आतंकवादी। अब क्योंकि इसको पकड़ने पर यस, देश का बहुत बड़ा, मतलब एक कह सकते हैं, इसको ना आजाद छोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत ही खूंखार अपराधी था, ठीक है। तो इसको रखा गया किस कानून के तहत? बंद, प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन मतलब होता है किसी को डिटेन करके रखना, किसी को पूरी आजादी न देना, कैद करके रखना, ठीक है। अब क्या है इसमें? तो अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन नाम के कानून में पकड़ा जाएगा तो उसको 3 महीने बिना मजिस्ट्रेट के पास ले जाए, देखिए बिना ट्रायल कराए उसको कैद किया जा सकता है।
ऑर्डिनरी सिचुएशन में आप 24 घंटे से अधिक नहीं रोक सकते, 24 घंटे के अंदर ही आपको उसको मजिस्ट्रेट के पास लाना है। इसमें 3 महीने तक उसको बंद करके पीट पाट करके उसका गुनाह उससे कबूलवा सकते हैं। इसमें पावर टू दी पुलिस बढ़ जाएगा, पावर टू दी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के पास ज्यादा पावर आ जाएगा उस अपराधी के खिलाफ। शर्त एक ही है कि उसके ऊपर क्या लगना चाहिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन नाम का अपराध लगना चाहिए। और क्या उसके पास कोई राइट्स नहीं है? क्या ऐसे? नहीं, हमारा देश बहुत अच्छा देश है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है कि उस अपराधी को भी तुरंत अपराधी नहीं माना जाता है। हां, आपको मालूम होना चाहिए, कसाब को पकड़ लिया गया, अपराध के टाइम पकड़ा गया, फिर भी उसको पूरा मौका दिया जाएगा। हमारे देश में बहुत राइट्स हैं। क्या राइट है ऐसे व्यक्ति को? यस, उसके पास भी अधिकार है, कसाब के पास भी अधिकार है। याद रखिए, कसाब इंडियन नागरिक नहीं था, एक पाकिस्तानी नागरिक था जिसने देश पे हमला किया था, फिर भी उसको राइट्स दिए गए। क्या राइट दिए गए? देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन ये नहीं कहता है कि पर्सन अपराधी है, अपराध अभी साबित नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसको अभी सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर के तहत, बचत के नाम पर, समझ गए। और 3 महीने से ज्यादा अगर आप उसको और कैद करना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? एक एडवाइजरी बोर्ड से। ये एडवाइजरी बोर्ड में कौन होगा? एक जज होगा हाई कोर्ट का, वह अनुमति देगा तभी रख पाएंगे। इसका मतलब है 3 महीने के अंदर हर हाल में इसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। भाई, हो सकता है वो व्यक्ति 3 महीने तक कबूल ही ना करे अपना अपराध, ठीक है ना, इसको कि उसको प्रिवेंटिव तरीके से रोका गया है, ताकि बाहर जाएगा तो और अपराध कर सकता है और तबाही मचा सकता है कि नहीं है, अपने देश भाग सकता था फॉर एग्जांपल, तो इसीलिए रोका जाता है इसको। और तीसरा क्या राइट है इसके पास? राइट है इसका कि इसको बताया जाए कि क्यों आपको हम कैद कर रहे हैं, आपको कैदी क्यों बनाया, बंदी क्यों बनाया, डिटेन क्यों किया, इसमें हमें बताना पड़ेगा और इसे इंफॉर्म करना पड़ेगा कि यस, इसके तो बताएंगे कि इसका कारण क्या है, और इसको भी रिप्रेजेंट करने का राइट देंगे। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी शिकायत बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है सिस्टम से, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये गलती की, मानिए, उसको बोलने का, उसको अपनी बात रखने का। वकील बुलाने का अधिकार नहीं है अभी, अपनी पूरी बात खुद बताएगा, राइट टू रिप्रेजेंट खुद करेगा। ये है, देखा कितना अच्छा कानून है हमारे देश का, नाम है प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या आता है? क्या इसमें भी कोई रोक टोक है? हाँ, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन मतलब जब जब ये राइट्स को रोका जा सकता है तो पब्लिक इंटरेस्ट पे, अर्थात जहां पे आम जन का भला हो रहा हो वहां पे लोगों के राइट्स छीने जा सकते हैं। और या तो मैंने कहा पार्लियामेंट के पास तो पावर है ही, आप जानते ही हैं, पार्लियामेंट एक्ट बना करके इसको और क्या कर सकती है, रोक सकती है और कड़े कानून बना सकती है। आइए, तीसरा फंडामेंटल राइट, मैंने कहा था 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़ूंगा, अभी तीसरा है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहीं जाना नहीं है, ठीक है। कहीं और आपको इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस यू। जितना डिटेल में आपकी एग्जैक्टली जितना सिलेबस में है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24, 2 ही आर्टिकल हैं इसके अंदर। तो इसमें कहा गया है कि आप किसी के साथ अत्याचार नहीं कर सकते, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है, किसी को गुलाम नहीं बना सकते, किसी को जबरदस्ती पकड़ के भीख नहीं मंगवा सकते। हाँ, मैंने सुना था ऐसा मेट्रो में होता है बहुत सारे शहरों में, दिल्ली बॉम्बे में, कि कुछ गरीब बच्चों को पकड़ करके उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, है ना, और एक गैंग होता है जो ऐसे भिखारियों को सड़कों पे बैठा देता है और ये गैंग के लोग क्या करते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? हाँ, मूवी में तो जरूर देखा होगा, पक्का ऐसे गैंग होंगे, सच में है। वैसे याद रखिएगा, जो मूवी में है वो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ कल्पना है आपकी, है ऐसा, सच में है। तो ये अपराध है, दिस इज रॉन्ग, ये आपका फ्रीडम छीन रहे हैं। तो बैगरी नहीं करा सकते, किसी को फोर्स्ड लेबर, बेगार जिसे बोलते हैं, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। इसके अंदर आता है ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये भी अलाउड नहीं है। इसका मतलब इंसानों को खरीदना बेचना। आप जानवर तो खरीद सकते हैं, एक बार तो चलेगा, ठीक है ना, काऊ गोट बफेलो, हाँ बिकती है आराम से, बट ह्यूमन बींग्स का खरीदना इलीगल है। खास करके गर्ल्स को या वुमेन्स को खरीदा बेचा जाना, जो आप जानते हैं एक तरह की हिंदी वर्ड बोले तो यस, वैश्यावृत्ति, डिस अलाउड है, ठीक है। अब आता है आर्टिकल नंबर 24, 2 आर्टिकल है ना, 23, अब दूसरा है 24। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि अगर बच्चा है 14 साल से बिलो, आप इसको फैक्ट्री में काम पे नहीं रख सकते, माइंस पे नहीं रख सकते, और किसी भी डेंजरस, हैजरस मतलब होता है डेंजरस, जहां पर उसकी जान को खतरा है,
ऐसे कामों पे नहीं रख सकते। इवन आप अपने फैक्ट्रियों में, अपने घरों पे भी नौकरी पे नहीं रह सकते। क्या आपकी उम्र 14 साल से ज़्यादा है? हाँ, राइजिंग स्टार आपसे पूछ रहा हूँ, तुम लोग की उम्र 14 साल से ज़्यादा है ना? तो उसका मतलब है कि आप अगर 14 साल से ज़्यादा हैं तो आप काम कर सकते हैं, फैक्ट्री में, माइंस में और जगहों पे नौकरी कर सकते हैं। पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे रखना अलाउड नहीं है इस आर्टिकल के तहत। इसका मतलब है किसी दुकान में, किसी फैक्ट्री में, किसी माइन में उनको रखा गया है तो उसके खिलाफ कानून लगता है। हाँ, जिसने काम पे रखा उन बच्चों को, इसीलिए बच्चों को आजकल कोई काम पे नहीं रख रहा है। अगला राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हाँ, धर्म की आजादी, नाम से पता चल रहा है। आर्टिकल में है 4 आर्टिकल, 25, 26, 27, 28, 4 आर्टिकल हैं इसके अंदर। हाँ, 4 आर्टिकल हैं इसके अंदर। पहला आर्टिकल ये कहता है, मतलब आर्टिकल 25 में क्या कहता है, क्या है इस आर्टिकल में? पहली बात है क्या है इस आर्टिकल में? लोगों को आज़ादी है कि वो अपने मन के, अंतरात्मा के रिलीजन को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, प्रोफेस करें, प्रोपोगेट करें, प्रचार करें। प्रचार करना मतलब अपने अपने जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं उसका लोगों के पास जा जा के घूम के प्रचार करें, उसका गीत गाएं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम उनको अलाउड है। और क्या राइट है? अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं उन लोग। हाँ, अपने धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं। अब जैसे गुरुद्वारा है फॉर एग्जांपल, सिखों का है कि नहीं है? तो गुरुद्वारा वाले क्या अपना स्कूल नहीं चला सकते हैं? गुरुद्वारा कमेटी नहीं चला सकते हैं? क्यों नहीं चला सकते हैं? उनको पूरा अधिकार है ऐसा करने का। वैसे ही क्रिश्चियंस हैं, चर्च मेंटेन करते हैं, मिशनरीज वाला काम करते हैं। हाँ, वो मिशनरी स्कूल चलाते हैं। हाँ, जैसे सेंट जॉन स्कूल, सेंट पीटर स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल, एकदम अलाउड है उनको। वो चर्चेस खोल सकते हैं, चैपल्स चला सकते हैं। तो उनको इसी राइट मिला हुआ, ये राइट मिला हुआ है। और क्या मिला है? अपने रिलीजन को मैनेज करने का राइट मिला है। अपने धर्म के नाम पर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सच में। और लास्ट में है उस प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जो उस प्रॉपर्टी का चाहें यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो आप लोगों के स्कूल से ज्यादातर, हाँ, जो मैं क्रिश्चियन स्कूल्स की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, वो रिलीजन बेस्ड सोसाइटी है जो उसको मेंटेन करे, एकदम कानूनन उनको पूरी तरह से अलाउड है। आप मुसलमानों में अगर जानना चाहेंगे तो उनको मदरसा नाम सुना है? हाँ, मुसलमानों के स्कूलों के जो बच्चे पढ़ते हैं वो मदरसाज में भी पढ़ते हैं, एकदम अलाउड है उनको। वहाँ पर वो मुस्लिम फैमिलीज और मुस्लिम सोसाइटी क्या करती है, मुस्लिम ट्रस्ट उसको क्या करता है, मेंटेन करता है उन स्कूलों को, एकदम कर सकता है, अलाउड है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में है। और क्या है, किसी को आप कंपेल नहीं कर सकते कि धर्म के नाम पर आप मुझे टैक्स दीजिए। हमारे यहाँ जजिया वजिया नहीं चलता है। हाँ, औरंगजेब ने हम लोग के साथ जजिया लिया था, पता है कि नहीं आपको? औरंगजेब नाम का एक मुस्लिम रूलर था, उन्होंने हिंदुओं पे टैक्स लगाया था, जजिया, पिलग्रिम टैक्स। आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, टैक्स भरिए। पर अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं करता है। चलिए, पांचवा फंडामेंटल राइट बात करते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो इस राइट में क्या कहा गया है? अगेन ये राइट कहता है कि आपको आपके कल्चर, आपके रिलीजन को मेंटेन करना। यस, जो भी आप, यस, आर्टिकल 2 है इसके अंदर। पहला आर्टिकल है 29, ये क्या अलाउ करता है? लोगों को अलाउ करता है कि आप अपने जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, अगर कोई सिंधी है, हाँ, कोई सिंधी है तो वह सिंधी भाषा, जिसे हम लोग, मैं जैसे मैं कह रहा हूं, सिंधी भाषा फॉलो कर सकता है। उसको स्क्रिप्ट, यस, सिंधी की अपनी एक स्क्रिप्ट है, वो लिख सकता है और अपने कल्चर को प्रचार कर सकता है, उसको बचा सकता है, उसको प्रिजर्व कर सकता है, इसको रोका नहीं जाएगा। ऐसा कोई भी लैंग्वेज करने वाले को पूरी छूट है, ठीक है। और आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है? इनको अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने की छूट है। जैसे मैंने सिखों वाला एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले। सिख लोग क्या करते हैं? पंजाबी बोलते हैं, अलाउड है। गुरमुखी नाम की उनकी स्क्रिप्ट है, अलाउड है। उनका अपना कल्चर है, हाँ, पगड़ी पहनते हैं, है ना, वो तो छोटी सी तलवार रखते हैं ना, देखा होगा। तो ये उनके कल्चर में है, किस तरह के वस्त्र धारण करते हैं, किस तरह का खान पान करते हैं, ये उनको आज़ादी है। उनके अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, गुरुद्वाराज हैं, उनके अपने स्कूल्स भी हैं, गुरुद्वारा वाले स्कूल्स भी हैं जहाँ पर सिखों की पढ़ाई भी होती है। हाँ, सच में पंजाबी पढ़ाई जाती है। दे हैव फुल राइट, एकदम कानून यह कहता है, एकदम उनको आज़ादी, ऐसा कर सकते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये राइट्स मिले हुए हैं एजुकेशन चलाने के। इसी में नंबर याद कर लोगे। अब कोई पूछेगा कि स्कूल्स, यस, वो क्रिश्चियन स्कूल्स हो सकते हैं,
मदरसाज हो सकते हैं, मुस्लिम स्कूल्स हो सकते हैं, इवन हिंदू स्कूल भी हो सकते हैं जो मठ वाले चलाते हैं, साधु संत चलाते हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हो सके, संस्कृत कॉलेजेस हो गए। हाँ, बनारस में ऐसे बहुत सारे जहाँ पे वो योग पढ़ाया जाता है, जहाँ पर ये अलाउड है, दे आर अलाउड, दे आर गिवन फुल फ्रीडम। यस। नेक्स्ट, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक कानून है जिसे 2005 में पास किया गया है। इस कानून के तहत सबको राइट है। हर व्यक्ति क्या कर सकता है, सरकार से इंफॉर्मेशन मांग सकता है, सरकार की जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी, उसकी कॉपीज मांग सकता है, इवन सैंपल भी मांग सकता है। एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हें पता करना है कि रेलवे क्या कर रही है, कितनी जमीनों पे यस रेल का दफ्तर बना चुकी है, कितनी जमीनों पे रेल के दफ्तर नहीं है, रेल के पास टोटल लैंड के। सच में मैं सही कह रहा हूं, आप ये पूछ सकते हैं रेलवे से। तो रेलवे गवर्नमेंट के अंडर में आता है। आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, सरकारी ऑफिस से, आरटीआई याद कर लो, ये आपको जिंदगी भर काम आने वाला है इसके बाद। सच में कह रहा हूं, तुम सबको जिंदगी भर काम आएगा। बस एक एनवलप में लिख के देना होता है। क्या लिख के देना होता है आपको? एक छोटा सा एनवलप है, पोस्ट ऑफिस में मिलता है। इसमें आपको क्या करना है, जिस भी से क्वेश्चन पूछना है उस एनवलप पे लिखो क्या पूछना है और लिखो टू दी आरटीआई ऑफिसर। जैसे रेलवे से पूछना है, लिख दो दी रेलवे इंडिया। क्या पूछना है कि रेलवे के पास कितनी लैंड है, लैंड कितनी उनके पास कंज्यूम्ड हो रही है, कितनी लैंड फालतू पड़ी हुई है, हाँ कितनी एरिया है, सब कुछ पूछ लो। उनको लिखित देना पड़ेगा जवाब। मालूम है कि नहीं है? सच में ऐसा आप किसी के साथ भी पूछ सकते हैं, किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज के साथ पूछ सकते हैं। कितना बड़ा राइट है ये, हाँ सच में। और बड़ा पावर बताऊं आपको इसके अंदर, इसकी पावर बताऊं आरटीआई की। आप इवन अपने स्कूल से भी पूछ सकते हैं। सच में आपके पास ये राइट्स है कि आप स्कूल के खिलाफ आरटीआई लिख सकते हैं और उसमें आप स्कूल से पता कर सकते हैं कि कितने एडमिशन्स लिए, सच में कितने स्कूल ने एडमिशन्स लिए, उनको रिकॉर्ड देना पड़ेगा आपको। जस्ट क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर आते हैं, उनको सरकार से लाइसेंस मिला हुआ है, एफिलिएशन मिला हुआ है। पता है कि नहीं आपको? स्कूल चलाने का अधिकार मिला है उनको ना, तो इसीलिए उनको लिख के देना पड़ेगा आपको। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कितना बड़ा राइट है, देखा ना? लोगों को ये पावर पता ही नहीं थी, अब ये पावरफुल बन गए लोग, जिनको राइट्स पता चल गया है। चलिए आइए अगला राइट आते हैं। राइट, छठवां राइट पढ़ने वाले हूं। मैंने कहा था 6 फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे और आखिरी राइट्स को सबसे इंपॉर्टेंट राइट माना गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस राइट को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा था? हार्ट एंड सोल। क्यों? क्योंकि ये राइट ही बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को पावरफुल बनाता है। इस राइट में कहा गया है कि अगर आपको न्याय न मिले, आपका राइट छीना जाए, आप कोर्ट में जाइए, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, आर्मी वाला हो, सरकार हो, उसके खिलाफ भी आप क्या करिए, कोर्ट में केस दाखिल कर सकते। किसी भी के खिलाफ कोई भी आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकता। यह ताकत है इसके अंदर। नाम है कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं। जस्टिसिएबल मतलब एक सूट मतलब पहनने वाला सूट नहीं, सूट मतलब होता है मुकदमा। हिंदी में वर्ड है ना मुकदमा दायर करना, तो आप मुकदमा दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके राइट्स को कोई छीनेगा तो। समझ गया ना कितना ताकत है इस छठवें। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स 6 में सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया, क्योंकि उन 5 को ताकत ये देता है। ये कहता है कि आप कोर्ट में चले जाओ उसके खिलाफ, और कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट रिट जारी कर देगी। रिट मतलब होता है रिटर्न ऑर्डर भेज देगी उसको, सीधे एक ऑर्डर जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जारी कर सकती है, किसी के भी पक्ष में, आपके भी पक्ष में कर सकती है अगर आपको कोई सताया जा रहा है, आपके कोई राइट छीने जा रहे हैं। और किसको लिखेगी? उस अधिकारी को लिखेगी जिसने यह अपराध किया है। आइए कुछ राइट्स बताते हैं, सॉरी रिट्स बताते हैं, WRITS रिट्स बताते हैं। सबसे पहला रिट्स है हिबियस कॉर्पस। अगर इसका बुकिश वर्ड जानेंगे तो इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। एक एग्जांपल से समझो तब समझ में आएगा। अगर किसी की बॉडी, मान लेते हैं किसी को पुलिस उठा के ले गई, अपने मन से मैं कह रहा हूं, एग्जांपल है मेरा ये, किसी को पुलिस उठा के लेके चली गई, किसी को भी उठा के लेके चली गई, और वो पुलिस बता भी नहीं रही है कहां है वो।
अरे भाई वो मेरे रिश्तेदार या मेरे जो व्यक्ति जिनको आप लेके गए वो कहाँ है बताइए तो भैया, किस स्थान में बंद किया है, कहाँ बंद किया है? इतने दिन हो गए मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उसके साथ भाई? जिंदा है मुर्दा मुझे साबित करके दिखाइए, मुझे चाहिए मुझे वो मेरा आदमी। तो आप कहाँ जाएंगे? यस आप जाएंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में यस पुलिस के खिलाफ हेबियस कॉर्पस ले लेंगे सच में। और क्या करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट क्या करेगी? उस व्यक्ति की बॉडी को रिलीज करने का, आजाद करने का ऑर्डर जारी करेगी, चाहे वो किसी को भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी उसको कैद करके रखा हो अनलॉफुली, लीगली नहीं, याद रखना। अगर उसने लीगली पकड़ा हुआ है, उसके पास कोई सरकार की नोटिस है तो अलग बात है, वर इलीगली किया है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। और क्या पावर है रिट में? मैंडेमस है। मैंडेमस का मतलब होता है वी ऑर्डर। इसमें एक सुपीरियर कोर्ट, एक ऊंची कोर्ट जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट को ऑर्डर देती है नीचे वाले को क्या करने की, कि आप अपना ड्यूटी ठीक से करिए। अगर वो लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं तो ड्यूटी करवाने के लिए है। फिर है प्रोहिबिशन, मतलब डिसअलाउ करना किसी को। तो यहां पर एक सुपीरियर कोर्ट अर्थात एक हाई कोर्ट, ऊंची कोर्ट क्या कर सकती है? किसी छोटी कोर्ट को जो उससे नीचे काम करती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोटी कोर्ट होती है, हाई कोर्ट बड़ी होती है, और सुप्रीम कोर्ट तो आप जानते ही हैं सुप्रीम होती है, सबसे बड़ी होती है। तो ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाली कोर्ट को कह सकती है कि आप स्टॉप कर दीजिए प्रोसीडिंग, अर्थात आप अपने यहाँ ये मुकदमा मत चलाइए, ये मुकदमा मेरे पास भेज दीजिए, ये मुकदमा मेरे पास चलेगा। हाँ रोक सकती है उसको अपने पास, उस मुकदमे को, उस केस को अपने पास बुला सकती है। और क्या है? सर्टिरॉरी, पता ना अजीब सी स्पेलिंग है इसकी, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ सर्टिरियोरी, इसमें क्या दिया गया है? इसमें भी एक सुपीरियर कोर्ट क्या करती है? ऑर्डर इशू करती है। क्या ऑर्डर देती है? कि मुझे इन्फॉर्म करो। किसको ऑर्डर देती है? एक सबऑर्डिनेट कोर्ट को, एक लोअर कोर्ट को। ऊंची वाली कोर्ट, बड़ी वाली कोर्ट छोटी वाली कोर्ट को आदेश देती है कि आपके यहां जो मुकदमा चल रहा है इसकी पूरी जानकारी मेरे पास भेजते रहिए आप। यस मुझे बताते रहिए क्या चल रहा है इस मुकदमे में। हाँ सच में, जैसे एक बाबरी मस्जिद नाम का केस हुआ, तो इस केस को लखनऊ बेंच नाम की एक बेंच देख रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑर्डर दिया क्या, कि इस पे आप क्या फैसला कर रहे हैं, क्या निर्णय हो रहा है, यस हर दिन की कार्रवाई हमें सूचित करते रहिए। तो लखनऊ बेंच को, सुप्रीम कोर्ट को जो दिल्ली में है, उसको क्या करना पड़ा? सेरिटिरॉरी के तहत, इस रिट के तहत इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ी, एकदम सच में। और क्या है? क्यू वारंटो, मतलब होता है बाय व्हाट ऑर्डर, अर्थात किस ऑर्डर के तहत अगर किसी व्यक्ति से उसकी पोजीशन छीन ली जाए, यूसर्प मतलब होता है उसकी पावर या पोजीशन छीन ली जाए, आपके बदले किसी और व्यक्ति को को सीट दे दी गई है गवर्नमेंट की, कोई पोस्ट दे दी गई गवर्नमेंट की, हाँ तुम्हारे बदले किसी और को दे दी गई है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ किसी और का हो गया, तो तुम क्या कर सकते हो? यस पता लगवा सकते हो कि क्यों उसको दी गई, क्या फोर्सिबली या रॉन्गली कोई व्यक्ति पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, उसको बताना पड़ेगा कि किस ऑर्डर के तहत आपको सीट दी गई है। हाँ सच में, देखा कितने राइट्स हैं हमारे पास, कितनी पावरफुल है हमारी कोर्ट। हमारी जुडिशरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट जुडिशरी है, याद रखिएगा। इसीलिए आपको गर्व होना चाहिए कि हम इंडियंस, यस 7वां फंडामेंटल राइट, देखिए सर आपने कहा था 6 है, मैंने कहा था 6 बेसिक है, 7वें को क्या किया गया? अभी ऐड किया गया है। अब इसमें क्या दिया गया है? इसको 2002 में ऐड किया गया। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, नाम है 86th अमेंडमेंट 2002, और इसमें आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया? कि हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? फ्री में और कंपलसरी क्या करेगी? बच्चों को पढ़ाएगी जो 6 से 14 साल के हैं। सर हमारे यहां तो फ्री नहीं है, तुम ये कहोगे? नहीं, मैं तुम लोग को बता दूं, सच में पढ़ाई बच्चों के लिए फ्री है। आपको पता होना चाहिए इस कानून RTE एक्ट 2009, सर यहां तो 2002 लिखा है, अभी पूरा बात सुनो। RTE एक्ट 2009 में यह कहा गया है, इस एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके फैमिली के पास पैसे नहीं है, ये कानून पता कर लो तुम लोग, इस कानून में लिखा है क्लियरली कि अगर किसी व्यक्ति जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है अपने बच्चों को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की, वो चाहे मिशनरी स्कूल हो चाहे कोई भी प्राइवेट स्कूल हो आपके शहर का, उसमें फ्री पढ़ाया जाएगा आपको। सच में
इवन मैं अपने स्कूल का बताता हूं, जिस स्कूल में मैं हूं, यस, जहां पे मैं प्रिंसिपल हूं, आपको मैंने बता ही दिया था पहले, तो हमने भी 104 स्टूडेंट्स को RTE के तहत, जिसमें मतलब होता है फ्री, उन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं 104। हाँ, करंट डेटा मैं बता रहा हूं अपने स्कूल का। हमें पढ़ाना पड़ेगा, हर स्कूल को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश है। तो मैं पढ़ा, ये स्कूल फ्री पढ़ा रहा है, तो स्कूल को कुछ मिलेगा क्या? हाँ, सरकार उनको एक नॉमिनल पैसा, एक नॉमिनल चार्ज देती है, पर ये सारे प्राइवेट स्कूलों पे कानून अप्लाई होता है। बच्चों को फ्री पढ़ाना पड़ेगा उन स्कूल वालों को। देखा कितनी बड़ी पावर की चीज है, आप लोगों को नहीं पता थी? सच सच बताना, आप लोगों को पता थी कि नहीं थी? इस राइट टू एजुकेशन नाम के कानून के बारे में पता था? यस या नो से मुझे बता सकते हो। क्या लिखोगे? हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना यस अगर आपको पता है इस कानून के बारे में, और नहीं तो आप नो लिख दीजिएगा, ठीक है? और अगर थोड़ा सा अपनी नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हो तो थोड़ा गूगल भी कर लिया करो, ठीक है? गूगल करो मेरी बात को, आपको और विश्वास हो जाएगा। किसी भी प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट्स फ्रॉम नर्सरी, LKG, UKG और 1, ध्यान दीजिएगा, नर्सरी, LKG, UKG 1 में फ्री एडमिशन है अप टू क्लास 8 तक। ध्यान दीजिएगा, अप टू क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन है, अगर वह फैमिली सक्षम नहीं है अपने बच्चों की फीस भरने की। वो भी किसी भी प्राइवेट स्कूल की बात मैं कर रहा हूं, गवर्नमेंट की बात नहीं। गवर्नमेंट में तो वैसे ही फ्री है। देखा कितनी बड़ी पावर है हमारे पास। बहुत सारे राइट्स हमें पता ही नहीं है, यही तो इस चैप्टर का कमाल है, हमें पता, बहुत काम का चैप्टर है। अगला राइट आ रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी। ये राइट अब खत्म हो गया है। पहले ये फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, आर्टिकल 31, पर इसको क्या कर दिया गया है? इस राइट को कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है? इस राइट को डिलीट कर दिया गया है। चलिए, अब हम जो करने जा रहे हैं, यस, चेक ऑन द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। क्या स्टेट मतलब सरकार, स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट जो चाहे तब डिसीजन ले सकती है? जवाब है नहीं। आर्बिट्ररी मतलब होता है अपनी मन मर्जी का। क्या अपने मन से मैं कह रहा हूं, मोदी मान लेते हैं गवर्नमेंट जो है बहुत समय पावरफुल है, समय बीजेपी, क्या कुछ भी कानून बना सकती है? किसी को भी किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को रोक सकती है? ना 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 ना। किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को रोक सकती है? नहीं, एकदम नहीं रोक सकती है। तो सरकार आर्बिट्री एक्शन नहीं ले सकती है। आर्टिकल 13(2) में बताया गया है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई भी ऐसा लॉ या ऐसा ऑर्डर अगर पास हुआ, बनाया गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में होगा, फंडामेंटल राइट छीनने वाला होगा, वो कानून अपने आप निरस्त हो जाएगा। यस, इट बिकम्स वॉइड। याद रखिएगा, इसको बोला गया है जुडिशियल रिव्यू। क्या? जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट इस कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर देगी अगर वह हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनने वाला है। एक एग्जांपल से समझाऊं, चलो एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लेते हैं मोदी गवर्नमेंट, हाँ मैं एग्जांपल है, ऐसा होगा नहीं, मैं एग्जांपल, मान लेते हैं गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट में कानून पास किया कि 8 बजे के बाद जो 9th के राइजिंग स्टार्स निकलेंगे उनको गोली मार दिया जाएगा। चलो, अरे भाई बन गया कानून, मैंने अपने एग्जांपल से बोल दिया, ठीक है, चलो बन जाएगा कानून, मान लेते हैं। तो क्या होगा? कानून लागू हो जाएगा क्या? गोली मार दी जाएगी क्या? अरे नहीं 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 मेरे राइजिंग स्टार्स, अभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। देखा क्या कहना चाहते हैं? राइट है हमारे पास, तुरंत ये कानून बनते ही क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड, क्योंकि हमारा राइट टू फ्रीडम, याद है राइट टू फ्रीडम, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। मुझे घूमने की, मुझे आने जाने की आजादी है, कोई मुझे रोक टोक नहीं सकता। मैंने एग्जांपल दिया कि 8 बजे के बाद क्या होगा, कोई निकलेगा तो गोली मार दी जाएगी। अरे ऐसे कैसे मार दोगे भाई गोली? तेरे कानून से नहीं चलेगा। हाँ, देश में इमरजेंसी तो ना लागू है। हाँ, याद रखिएगा, ये राइट कुछ समय के लिए सस्पेंड हो सकते हैं जब देश में इमरजेंसी लागू है, तब भी गोली मारने का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। चलो आओ थोड़ा सा और जानते हैं, यस, रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। तो मैंने कहा राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। ये राइट्स आपको इसलिए नहीं दी गए कि आप इस राइट का बेजा इस्तेमाल करें, अपने पावर का, अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करें, नहीं, ठीक है। इस राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, प्रेसिडेंट इसको क्या कर सकता है, सस्पेंड कर देगा जब देश में वॉर हो गया होगा, किसी देश से हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, देश में कोई अटैक कर दिया होगा, या अपने ही देश में रिबेलियन हो गया, बगावत हो गई हो, सेना के लोग बगावत फॉर एग्जाम्पल कर दी हो, देश की सुरक्षा के नाम पर या देश के इंटरेस्ट पे, देश का हित जहां होगा वहां पे फंडामेंटल राइट्स कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए हमारे देश में इमरजेंसी कई बार लग चुकी है। एक समय तो इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी हमारे देश में, जिसमें लोगों को सारे राइट्स छीन लिए गए थे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब देश में फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं
तो कुछ कारण से छीने जाते हैं, कुछ कारण से आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जाते हैं, हमेशा के लिए नहीं छीने जा सकते, याद रखिएगा, टेम्पररी हो सकता है, समझ गए ना। जैसे कुछ कानून है हमारे देश में, DIR कानून है, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स एक्ट है, या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, तो कुछ लॉज हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स को रोक सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट जब सस्पेंड होंगे तो आर्टिकल का नाम याद कर लीजिए 352। क्या नाम है आर्टिकल का? नाम है 352। इस आर्टिकल के तहत इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी देश में। प्रोक्लेम मतलब होता है घोषित हो जाना, और जब देश में इमरजेंसी घोषित हो जाएगी तो क्या होगा? हाँ, आपके पास राइट्स नहीं रहेगा, फ्रीडम टू मूवमेंट नहीं होगा, फ्रीडम टू रिलीजन नहीं होगा, आपके बहुत सारे राइट्स छीन लिए जाएंगे, ठीक है। पर याद रखना, आपके ऊपर बेवजह अत्याचार नहीं किया जा सकता। पर इस समय जब राइट्स छीन भी लिए जाएंगे तो पार्लियामेंट अपना काम करती रहेगी, लेजिस्लेचर अपना काम करता रहेगा, एग्जीक्यूटिव भी अपना काम करता रहेगा, ठीक है। आपके बेसिक राइट्स जैसे राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, ये सब कुछ समय के लिए क्या हो जाएंगे? रोक दिए जाएंगे, सस्पेंड। खत्म नहीं होंगे, ये मत सोचो खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, जब तक ये इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड है। और राइट्स और ड्यूटीज, भाई राइट्स मतलब होता है हक, तो साडा हक हैते रख, सुना है ना ये वाला गाना? हाँ, तो ये तो राइट था, राइट मतलब हक। अब जिम्मेदारी, क्या सिर्फ हक ही चाहिए तुम्हें? क्यों, तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है क्या? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? एकदम जिम्मेदारी है। एक नागरिक होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते हमारी देश के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। आइए, ड्यूटीज, तो राइट्स और ड्यूटीज साथ साथ में चलते हैं। जैसे इन ड्यूटीज को कहां जोड़ा गया है, तो मैंने बताया इन ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट में हमारे पार्लियामेंट में ऐड कर दिया। किसमें जोड़ दिया? पार्ट 4 नाम के पार्ट में। याद रखिएगा, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट 4 में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। इसमें 51A आर्टिकल, नंबर याद कर लीजिए, 51A याद करिए आर्टिकल। इस आर्टिकल में 10 ड्यूटीज हम लोग पर लगाई गई हैं। आइए, आपको शायद ये पता नहीं होती ड्यूटीज, मैं बताता हूं। आपको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना चाहिए, देश के नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करना चाहिए, नेशनल एंथम पे खड़े ऐसे हो जाते हैं ना, आप असेंबली में खड़े होते हैं जब ऐसे नेशनल एंथम होता है, क्यों अटेंशन में खड़े हो जाते हैं? क्योंकि आप उसका सम्मान करते हैं, और करना भी चाहिए। आप जब तक देश के नागरिक हो, इस देश के व्यक्ति हो, आपको अपने देश के नेशनल एंथम पे गर्व होना चाहिए। और क्या करना चाहिए हमें? ये हमारी ड्यूटी है बेटा। हमें चेरिश, हमें खुश होना चाहिए, हमें प्रचार करना चाहिए हमारे देश के जो फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे जो नेता शहीद हुए, लोग शहीद हुए। और क्या करना चाहिए? देश की आज़ादी के लिए, देश की यूनिटी के लिए संघर्ष करने को तैयार होना चाहिए। देश की अगर ज़रूरत पड़े, हाँ, अगर आपको बुलाया जाए कि सेना में चलोगे, भर्ती होगे, युद्ध करने का मौका आया है, तो आपको जाने को तैयार होना चाहिए। सच में देश को सेवा की आपकी ज़रूरत है तो करना चाहिए, तन मन धन से करना चाहिए। और हमारे देश में जो रिच हेरिटेज सिखाई गई है, हमें मेल जोल की कल्चरल फीलिंग सिखाई गई है, वो आपको प्रिजर्व करनी है। और क्या करना है? हमारे एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट, लेक, वाइल्ड लाइफ को बचाना है। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति इंसानियत, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। हमें हमेशा कुछ नया जानने, सीखने की आदत पैदा करनी चाहिए अपने अंदर, ठीक है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अच्छे व्यक्ति नहीं बनेंगे। और पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब नहीं करना चाहिए, न वायलेंस फैलाना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा आप फैलाने का काम मत करिएगा कभी भी, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है। और क्या करना चाहिए? आपको किसी भी लाइफ में जहां भी आप काम कर रहे हैं, जो भी फील्ड में हो, उसमें एक्सेल करने की कोशिश करिए, अर्थात उसमें सर्वश्रेष्ठ बनिए। हाँ, ये आपकी ड्यूटी है। एंड लास्ट ड्यूटी है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है। याद रखिए, देखिए आपके पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है, ध्यान से देखिएगा। ये ड्यूटी, ये तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा की ड्यूटी है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। आपको, यस, इसीलिए आपके मम्मी पापा आपको दी बेस्ट स्कूल ऑफ योर टाउन में आपको भेज रहे हैं। हाँ, जिस स्कूल में तुम भेज रहे होगे, मम्मी पापा ने तलाश करके, यस, आपके शहर का जो सबसे बेस्ट स्कूल होगा उसमें आपको भेजा होगा, ठीक है ना। ये उनके लिए ड्यूटी है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। आइए, फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने बताया। ड्यूटीज आपको अच्छा नागरिक बनाती है, आपको समाज से जोड़ती है। ड्यूटी आपके अंदर के, यस, देश के प्रति इंटरेस्ट जगाती है। टू प्रोटेक्ट एंड अवेकन, आपको जागरूक नागरिक बनाती है। आप एक समझदार व्यक्ति बनते हैं, क्योंकि जब जिम्मेदारी नहीं लोगे ना, देखिए जो व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेगा वो व्यक्ति आगे भी नहीं बढ़ सकता। हाँ, अगर तुमने, यस, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मेरे राइजिंग स्टार से पूछ रहा हूं, तुम सुबह उठते हो,
तो बहुत सारे मेरे ऐसे राइजिंग स्टार क्या करते होंगे, उठते ही आप अपना बेड अपनी चादरों को लपेट लेते होंगे, है ना। स्कूल से आते होंगे तो अपना बैग एक साइड रख देते होंगे, क्योंकि क्या है आपकी, ये भी आपकी ड्यूटी है, घर में ड्यूटी है। देखा क्या करते हैं, आते हैं शर्ट उधर फेंक देते हैं, हाँ, कपड़े उधर फेंक देते हैं, शूज उधर फेंक देते हैं, किताबें उधर फेंक देते हैं। नहीं, नहीं करना है, ये भी आपकी ड्यूटी नहीं है, ठीक है। आपको ड्यूटी मेंटेन करनी है। और क्या करना है, आपको अच्छा बनना है। अगर सोसाइटी में कोई अनरूल है, मतलब बेकाबू व्यक्ति है, उसको टेम करना है, उसको काम डाउन करना है, उसको नियम कानून बताना है, और लास्ट में देश में हार्मनी पैदा करनी है, देश प्रेम जगाना है लोगों के अंदर। तो आशा करता हूं कि आप भी पूरे चैप्टर को समझ गए होंगे। ये चैप्टर बहुत डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आपके सर तरुण हैं गूगल सर फॉर ICSE, सर्च करके देख लो। एंड आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि मेरे राइजिंग स्टार को द बेस्ट ऑफ द कंटेंट मिल पाए, और ऐसा एक्सप्लेनेशन और ऐसे कंटेंट कहीं नहीं मिलेंगे। सो मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में, जिसमें आप मुझे कहेंगे एंड डू सब्सक्राइब प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि 9th के स्टूडेंट्स हैं बहुत कम, और आपका प्यार, आपका विश्वास ही मुझे और लेसन वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। इसीलिए क्वालिटी कंटेंट बनाने में मुझे तभी इच्छा होगी जब आपका मिलेगा मुझे प्यार, मुझे विश्वास। प्लीज 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 अपने सारे फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर देना। लव यू एंड रियली रियली गॉड ब्लेस यू। बाय।